बट हमारे केस में हम लोग अगर देखें तो हमारे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है, कोई बता सकता है? यूजर के लिए। यूजर के लिए तो है, बट किस चीज को ऑपरेट करने वाला है यूजर? कंप्यूटर। कंप्यूटर्स। तो यानी कि हमारे केस में जो हार्डवेयर है वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट। अब देखो, अब कंप्यूटर सिस्टम, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने अगर सीओए पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आपके उसके उसमें कनेक्ट इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस पेरिफेरल्स जितने भी हैं वो क्या क्या हैं? एक कंप्यूटर सिस्टम में जनरली, जनरल कंप्यूटर सिस्टम में अगर मैं किसी नॉर्मल यूजर से पूछूं कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपके जवाब क्या होने चाहिए? क्या क्या होता है बच्चे? प्रोसेसर, सीपीयू, मेमोरी। मॉनिटर, कीबोर्ड। सीपीयू। सीपीयू पहला टर्म हमारा यहाँ से निकल के आया, सीपीयू। सीपीयू को हम लोग यहाँ पर इन दो नामों से जानेंगे, राइट, है ना? सीपीयू को प्रोसेसर बोल सकता हूँ मैं या नहीं? बोल सकते हैं। हाँ, बोल तो सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीपीयू का मतलब वो कैबिनेट है जिसके अंदर पूरा मदरबोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से रखना बच्चे, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सीपीयू आपके लिए क्या है? प्रोसेसर, ना कि वो पूरा कैबिनेट, राइट। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई जी, सीपीयू होता है जी। दूसरा, सर मेमोरी। मेमोरीज। ठीक है, मेमोरीज में आपके क्या होते हैं? रैम रोम। प्राइमरी, रोम एंड रजिस्टर। सेकेंडरी, इन जनरल यही दोनों होते होंगे, है ना? यस सर। रजिस्टर्स रजिस्टर तो बाय डिफॉल्ट अंदर आ ही जाएंगे इसके अंदर सब चीजें। ठीक है, रजिस्टर्स भी लिख लो तो चलो, रजिस्टर्स हो जाती है, कैश हो जाती है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा यहाँ से निकल के आया, मेमोरीज, राइट। तीसरा क्या होगा? और कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम में? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सर। गुड, आईओ डिवाइसेस, राइट, क्लियर। और कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं जो सीपीयू में आपके पास हो सकते हैं, मतलब आप कंप्यूटर में और कोई रिसोर्सेज बोल सकते हो आप? किसी और चीज को रिसोर्सेज हैं जो सिस्टम के? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो आपकी मेमोरीज में आ गई बेटा। और पावर कुछ? सिस्टम सर, पावर सप्लाई। पावर बोलो बोलो, क्या सप्लाई। बोला? पावर पावर सप्लाई। बस। सप्लाई। ठीक है, और? बस। डिस्प्ले। डिस्प्ले सर। डिस्प्ले। डिस्प्ले भी आपकी आईओ डिवाइसेस के अंदर आ गई। और? सर बसेस और वायर्स जो कनेक्ट करते हैं। वो सब तो उसके अंदर आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा, क्या फाइल्स जो आप सिस्टम स्टोर करते हो वो उसके रिसोर्सेज हैं कि नहीं है? फाइल्स हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज। सर फाइल्स भी तो मेमोरी में सेव होंगी। हाँ, बट एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए रिसोर्स तो होंगी ना वो, उनका यूज होगा नहीं होगा? हाँ सर, होगा आपकी बिल्कुल होगा। होगा सर। होगा होगा ना, सर। तो इसलिए हम उसको रिसोर्स बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, होंगी वो सेव होंगी तो ड्राइव में ही, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपकी एज ए रिसोर्स कंसिडर की जाएंगी। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही चीजें तो हैं जिनको उसको मैनेज करना है, राइट, इसलिए। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना हो सकता है, करना पड़ सकता है? ठीक है, अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक। यूजर्स, है ना? जी। और यूजर्स से आप क्या समझते हो? कौन से यूजर्स? यूजर्स आपका सर दोनों सर, जो ले नॉर्मल रहा है इंफॉर्मेशन और एक जो दे रहा है। पर्सन भी हो सकता है, और दूसरा यूजर कौन हो सकता है बच्चे, एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने वाला? एक तो भाई यूजर जो हम हैं, ठीक है, ह्यूमंस, जिसे हमने पर्सन बोल दिया, या फिर ह्यूमंस, राइट।
दूसरा का कौन हो सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा। दूसरा कंप्यूटर, कोई दूसरा कंप्यूटर। कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, दूसरा होगा आपका प्रोसेसेस। प्रोसेसेस पता है आपको क्या चीजें हैं? या फिर आप इसको अगर बिल्कुल ही जनरल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो प्रोसेसेस को ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो प्रोग्राम्स। हो सकता है ना ये यूजर? हाँ सर, हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, जब भी हम कभी डेफिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं डेफिनेशन बनाने के लिए। तो अब हमने बोला भाई हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि भाई किसके लिए बना रहे हो? तो हमने बोला कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम के लिए बना रहे हो तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम में आप क्या क्या चीजें करवाना चाहते हो, क्या क्या मैनेज करवाना चाहते हो, क्या चीजें हैं जिनको आप मैनेज करने वाले हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो उसका जवाब हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स में दे दिया। जनरली मेजर है ये, मतलब मेजर तौर पे अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हीं सब चीजों को मैनेज करना होता है कि प्रोसेसर को कैसे हैंडल करें, है ना, प्रोसेसर से कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, मैक्सिमम थ्रूपुट ले सकें, राइट। मेमोरीज, मेमोरीज कौन कौन सी उसके पास अवेलेबल है, वो कैसे मेमोरीज में स्टोरिंग करेगा, कैसे डीएलोकेट करेगा मेमोरीज को, वो सब चीजें क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। आईओ डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जी, उनको कैसे कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल्स कौन कौन सी हैं, फाइल हैंडलिंग कौन कौन सी करता है वो, और यूजर्स को कैसे वो मैनेज करता है, ठीक। तो यहीं पे आपका पूरी की पूरी जो आप फर्स्ट यूनिट देखने वाले हो वो सारा इन्हीं 5 की टर्म्स पे ही चलने वाला है, राइट। तो अगर हम इसका क्या कहते हैं डायग्राम बनाएं, इसको अगर हम मोटे तौर पे डायग्राम से समझें, तो अगर हम इसकी हायरार्की कुछ देखें, डेवलप करें, तो कुछ आपका कुछ ऐसा बनेगा ये। यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसे हम ओएस के नाम से जान रहे हैं, ठीक। उसके अंदर उसके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, राइट। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना बच्चे? यस सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है, मेजर कैटेगरी है ये, राइट। नीचे आपके हार्डवेयर होंगे। हार्डवेयर में क्या क्या है जी? आपका सीपीयू या प्रोसेसर, मेमोरीज जिसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रैम के नाम से, मैं मेमोरीज को लिख दे रहा हूँ, और आईओ डिवाइसेस। ठीक है जी, ये हार्डवेयर होगा जी, क्योंकि हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है जी, ठीक है। और टॉप लेवल पे आपका होगा यूजर, यूजर 1 डॉट 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 यूजर एन, जो कि कम्युनिकेट करने वाला है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अगेंस्ट सर्विसेज देने वाला है, हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज। तो ये अगर हम देखें एक मोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे बेसिक आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। टॉप लेवल पे आपका कौन होगा? यूजर होगा, जो कि अपना कोई टास्क करवाना चाहता है कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो ये तो हो गया यूजर, टॉप लेवल, जो कि कौन है? हम है, राइट। जो टॉप लेवल यूजर है हम है। दूसरा हम लोग जिससे इंटरेक्ट करेंगे वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जान रहे हैं कि भाई जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो किसके अंडर आएंगे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। और सबसे लास्ट में लोएस्ट लेवल जो होगा वो हार्डवेयर होगा। तो अब आप देखो कि जो ये आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें अगर यूजर किसी कंप्यूटर सिस्टम से कुछ काम करवाना चाहता है तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करवा सकता उससे, हार्डवेयर से डायरेक्टली वो डील नहीं कर सकता। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग?
इसका क्या रीजन है कि क्यों क्यों नहीं हमने उसको यूजर को डायरेक्ट एक्सेस दिया है हार्डवेयर का? क्योंकि सर हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज समझता है। गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरा रीजन हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, राइट? कि भाई अगर हमने एक उसको डायरेक्ट डायरेक्ट उसको एक्सेस दे दिया मेमोरी का, तो हो सकता है कि वो किसी और की मेमोरी मेमोरी स्पेस में जो किसी और की फाइल्स पड़ी हैं उनको एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने एक लेवल बना दिया, एक जिसे हमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा, जो आपकी मशीन्स हैं वो बिट पैटर्न्स को समझती हैं, राइट? वो आपकी यूजर उन्हें डायरेक्ट, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैटर्न्स कितने याद रख पाओगे आप? है ना, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ना। हर एक कमांड का एक बिट पैटर्न है, उस कमांड के बिट पैटर्न को याद रखना। चलो याद रख लिया आपने, 8-10 बिट पैटर्न आपने याद भी रख लिए। सबसे बड़ी बात, उसको जब ट्रांसमिट करना होगा, हार्डवेयर पे डालना होगा, तो उसको इतने बड़े बड़े बिट पैटर्न्स को आप जब आपने हाथ से डालना शुरू करोगे तो कितनी हैक्टिक जॉब है ना, राइट? तो यस सर। चूंकि हम ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना लेजी होते हैं, और यही लेजीनेस हमें इन्वेंशन की तरफ बढ़ाती है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ज्यादा काम करें, क्योंकि जब हमने मशीनें बना दी हैं तो हम लोग क्यों काम करें, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना काम कम से कम करते हैं, जितना कम हो सके अपने को ज्यादा से ज्यादा अपना फैसिलिटेट करते हैं, ताकि हमें कम से कम काम करना पड़े, तो हमें बिट्स ना डालनी पड़े। तो इसलिए हमने बीच में एक लेयर लेयर डाल दी, जिसे हमने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक तरह का क्या होगा, इंटरप्रेटर होगा, जिसका काम क्या होगा, हमारे द्वारा दी गई जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वट एवर वी वट एवर इंस्ट्रक्शंस वी फैच टू देम, वो क्या करेगा, वो उसको इंटरप्रेट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक? जो कि मशीन समझती है। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यूजर लेवल पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज करते हैं, और इस लेवल पे मशीन लैंग्वेज चलती है, मशीन लैंग्वेज चलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम मशीन लैंग्वेज में उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट वही है भाई, हर बार आपको जो भी काम कराना है उतने सारा बिट पैटर्न डालना पड़ेगा, उतने सारे बाइट कोड्स उसमें डालने पड़ेंगे, तब जाके वो मशीन आपको उसका रिजल्ट देगी। तो वो काम कम करने के लिए हमने बीच में एक डाल दिया, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है, जो यहाँ से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, राइट? तो जैसा होता है ना कि भाई हमारे पीएम अगर जर्मनी जाते हैं, बट वो जर्मनी जानते तो नहीं है, तो वो जो भी बोलते हैं तो उनका एक इंटरप्रेटर होता है जो कि उसको जर्मनी में कन्वर्ट करता है और उसको वहाँ की ऑडियंस को बताता है। तो हुआ क्या, अगर मान लो इंटरप्रेटर ना होता तो पीएम को क्या करना पड़ता, जर्मनी सीखनी पड़ती, राइट? तो आपको लगता है कि किसी पीएम के पास, किसी भी देश के पीएम के पास इतना टाइम है कि वो आपके लिए हर देश में जाने से पहले उस देश की लैंग्वेज सीखेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अपना टास्क उन्होंने आसान करने के लिए एक इंटरप्रेटर बीच में रखते हैं, वो जिसका काम ही यही है, जिसका जॉब यही है कि भाई जो भी लैंग्वेज में हमारा पीएम बोलेगा उसको उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जी। तो वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर्स को से के थ्रू हम जो भी करवाना चाहते हैं, हमें उसके लिए बार बार मशीन लैंग्वेज ना लिखनी पड़े या बिट पैटर्न्स ना लिखने पड़े, इसलिए हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसको हमने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस वो अब हमारे बिहाफ पे मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा, राइट? समझ में आ रहा है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है। अगर हम इसमें देखें ध्यान से, तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा और एडवांस करें तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक चीज आती है कर्नल्स, ठीक, जिसका काम इन हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से कम्युनिकेट कर रहा है, बट हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो कर्नल है वो बाय डिफॉल्ट इसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट? आइडिया लग रहा है? हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो
जो हमने पहले डायग्राम बनाया उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका कर्नल है वो बाय डिफॉल्ट ओएस का पार्ट है। जनरली वो होता भी है, उसको हम लोग कर्नल को हम मिनी ओएस भी बोलते हैं, मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं कर्नल को। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है, जितने भी आपके हार्डवेयर हैं इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके पास जितने भी हार्डवेयर हैं उनसे रिलेटेड जितने भी उसके ड्राइवर्स हैं वो सब कर्नल्स के पास हैं। और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हार्डवेयर से काम कराना चाहता है वो कर्नल को इंस्ट्रक्शन देता है, और कर्नल उस पर्टिकुलर डिवाइस के ड्राइवर को एक्टिवेट करता है, उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, तब हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। राइट? है ना? अब देखो, ये चीज समझ में आ गई, ये डायग्राम समझ में आ गया? बच्चे डायग्राम समझ में आ गया? सर कर्नल सर एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ सर। कर्नल को ऐसा सोचो समझो मिनिमम। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी सिस्टम बूट होता है उसके बूट प्रोसेस पता है आपको? जब नो आप सर। सिस्टम की पावर ऑन करते हो तो जब तक आपके पास लॉगिन स्क्रीन नहीं आती है तब तक क्या क्या काम होते हैं, ये कुछ आइडिया है? नो सर। नहीं है? चलो मैं अभी मोटे तौर पे बता देता हूँ, आप इस पर आरएनडी करना, ये आपका टास्क हो गया आज के लिए कि आपको बूट स्ट्रैपिंग समझनी है। बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस देखना है आपको। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग वाला नहीं जो वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओएस से रिलेटेड बूट स्ट्रैपिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हो बूट प्रोसेस डायरेक्ट, है ना? ये देखना है। मैं जनरली बता देता हूँ, जब आप पावर ऑन करते हो, अभी तो आपके चूंकि सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, इसमें फास्ट बूटअप का ऑप्शन आ चुके हैं, तो इसलिए आपको पता नहीं लगता। बट जब पुराने सिस्टम थे, आप किसी पुराने सिस्टम को चला के देखना कभी, बहुत ओल्ड सिस्टम को, पेंटियम 2 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उस लेवल के सिस्टम को जब आप बूट करोगे तो देखना वो आपको सामने दिखाता रहता है कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले सिस्टम जब पावर ऑन होता है तो सबसे पहले वो जितने भी उसके पेरिफेरल्स हैं उनको चेक करता है, मतलब हार्डवेयर चेक होता है सबसे पहले। राइट? ये याद रखना, सबसे पहले जितने भी उससे उसके हार्डवेयर हैं उसमें कनेक्टेड, वो सब चेक होते हैं कि क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है। ठीक, पहला प्रोसेस। दूसरा काम क्या होता है उसके बाद, जो आपका जो देखो आपकी रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल। वॉलेटाइल है, यानी कि उसमें उसमें तो कुछ पड़ा नहीं होगा। और जो नो भी सर। आपको सिस्टम में स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो किससे होता है? रैम की वजह से होता है ना? यस। तो जब सिस्टम बूट अप होगा और जब हार्डवेयर चेक हो जाएंगे सारे, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेगा, आपकी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जो प्राइमरी बूट बूट एरिया है, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहां पर है, बट उसका जो मिनी वर्जन जो कि सिस्टम को बूट अप करने के लिए रिक्वायर्ड है, कुछ जरूरी फाइल्स, कुछ लिमिटेड फाइल्स ही उसको कॉपी करता है किसमें, रैम में। राइट? जैसे ही वो रैम में कॉपी हो जाती है तो वो आपको डिस्प्ले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहां से सिस्टम बूट होना शुरू होता है, और फिर जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती है वैसे वैसे फाइल को कॉल करता रहता है हार्ड डिस्क से रैम में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस। ठीक, तो यानी कि आपके जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं पहले वो चेक होंगे, उसके बाद आपका जो कर्नल है वो लोड होगा रैम में, रैम में जब कर्नल आ जाएगा तब जाके आपका सिस्टम बूट होना शुरू होगा। अगर वो किसी प्रॉब्लम की वजह से कर्नल लोड नहीं हो पाएगा तो आपका सिस्टम बूट कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना? वो एंटी डीएलआर फाइल मिसिंग बताएगा या फिर ब्लू स्क्रीन दिखा देगा, आपको कुछ नहीं दिखाएगा वहां पे। तो अगर आप लॉगिन स्क्रीन तक पहुंच गए इसका मतलब ये सारे काम हो चुके हैं, कर्नल लोड लोड हो चुका है, और जब जैसे आप लॉगिन करोगे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है होगा। बट आज की डेट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो ये जो सारा टास्क है जो पहले यूजर को दिखता भी था अब नहीं दिखता। अब वो क्या करता है, यूजर को डिले इंतजार ना करना पड़े, अनोइंग साउंड ना हो, तो वो क्या करता है कि वो जितनी भी फाइल्स हैं बैकग्राउंड में उनको कॉपी करता है और सामने यूजर को दिखाता है कि सिस्टम बूटअप हो गया है। कभी आप देखना कि विद इन 1 सेकेंड आपके सामने वो आ जाती है, लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। बट ये विंडो 10 की बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी, लाइनक्स की। मैं विंडो 10 की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो 1 सेकंड के अंदर आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। इसका मतलब
क्या हो रहा है, ये फास्ट बूटअप है। अगर ये फास्ट बूटअप इनेबल नहीं होगा तो क्या होगा कि उस लॉगिन स्क्रीन तक आने में ही आपको कम से कम 10 सेकंड या 15 सेकंड लग जाएंगे, है ना। तो वो क्या करता है, डिस्प्ले तो दिखा देता है आपको लॉगिन का, पर जैसे ही आप लॉगिन करते हो फास्ट बूटअप में, उसके बाद वो लोडिंग शुरू कर देता है अपनी फाइल्स की। तब जाके आपको, जब कई बार देखना जिसके जिसकी लॉगिन स्क्रीन जल्दी आती है, उसके जब सिस्टम खुल जाता है उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलती रहती है कर्सर पे। कभी फील करा करो चीजों को ना, देखा करो जब आप सिस्टम खोलते हो, कर्सर की मूव के आसपास मूवमेंट में देखते रहा करो कि उसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रही होगी। और अगर फास्ट बूटअप ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, पहले सारी फाइलें लोड कर देगा, तब आपको लॉगिन स्क्रीन देगा। फिर जैसे लॉगिन स्क्रीन क्लिक पे आप एंटर करोगे, उसके बाद वो डायरेक्ट आपके लिए वो स्टार्ट कर देगा सिस्टम को। तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है फास्ट बूटअप में और नॉर्मल बूटअप में? यस सर। है ना। तो आपके पास जनरली जो भी यूज कर रहे होंगे आपने, सबके सब में बाय डिफॉल्ट फास्ट बूटअप इनेबल्ड होगा। आप उसे डिसेबल कर सकते हो जाके सेटिंग में। उसके नुकसान है वैसे, क्योंकि आपका सिस्टम पूरी तरह से खुला नहीं है और आप क्लिक क्लिक करते रहते हो, तो फिर उस सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसलिए फास्ट बूटअप इनेबल नहीं रखना चाहिए कभी भी, उससे प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो यूजर, जो हमारे नॉर्मल यूजर हैं, जैसे हम तो टेक्निकल यूजर हैं, हमें तो प्रॉब्लम्स पता है, सारी चीजें पता है कंप्यूटर के बारे में, पर जो नॉर्मल यूजर है, मान लो घर में है, मान लो मेरा कोई भाई है जो कि भाई बीएससी वाला है या फिर बीकॉम वाला है, जो कंप्यूटर से भी है ही नहीं, है ना। तो उनके लिए क्या करते हैं ये लोग, फास्ट बूटअप को इनेबल रखते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई सिस्टम स्लो है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर से, कई बार जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो हमारा यूजर होता है, उसका उसका हम कई बार ऐसे बेवकूफ बना दिया जाता है, और बनाना पड़ता है कई बार। नहीं बनाओगे तो वो तुम्हारा सिस्टम यूज करना छोड़ देगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, राइट। तो ये कुछ मैनेजमेंट ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम यूजर को कभी भी अनोइंग साउंड नहीं करवाते। वो इसलिए नहीं करवाते क्योंकि अगर उसे अनोइंग साउंड होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका सिस्टम यूज नहीं करेगा, वो किसी और का सिस्टम यूज करेगा जी। वो आपकी कंपनी का क्यों करेगा? अगर खुद ही देख लो ना, आप आपके पास अभी डुअल सिम मोबाइल्स हैं सबके पास। आपके पास एक एक तो है एयरटेल का और एक है जियो का। तो अब मान लो, अगर आपका कोई एक सिम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप उससे हट जाते हो, उसको क्या कर लेते हो, पोर्ट करवा लेते हो किसी ऐसे नेटवर्क में जो कि ज्यादा अच्छा सर्विस देता है आपको, होता है ना। मान लो आपके एयरटेल से कॉल मिला रहा है तो उसमें कॉल मिल नहीं रही है, जियो से कॉल मिलाई, मिल गई जी। तो आप क्या बोलते हो, आपके दिमाग में सीधा एक ही क्वेश्चन आता है कि यार एयरटेल बेकार है, इसको फेंको यार, जियो ज्यादा अच्छी सर्विस दे रहा है, उसको उसको यूज करो। तो कंज्यूमर का क्या है, कंज्यूमर या कस्टमर जो भी आप समझो, उनका क्या है कि उनको अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो आपकी चीजें यूज करेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो यूज यूज नहीं करेंगे। आप खुद पे अप्लाई करके देख लो ना, आपको अगर एक सिम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता एक कंपनी का, तो आप उस कंपनी की सिम को लेना ही बंद कर देते हो। जो अच्छी सर्विस देता है उसका लेना शुरू कर देते हो। तो मार्केट में वही प्लेयर रहता है जिसकी सर्विसेज अच्छी होती है। तो ऐसे ही हम लोग भी तो भाई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम भी तो किसी के लिए प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। चाहे हम वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब मान लो व्हाट्सअप है। अब व्हाट्सअप, एक एक किसी ने ऐप बनाई, ठीक। अब ऐसी ही व्हाट्सअप जैसी बहुत सारी और भी ऐप्स हैं मार्केट में। बट व्हाट्सअप एक तो चलो फर्स्ट पहले आया तो चलो उसको प्रायोरिटी मिल गई, बट उसके बाद भी उसने अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी रखी, है ना। अब जैसे एक हाइक आया था, हाइक याद है, किसी ने यूज किया है? यस सर। अब देखो, यस वो सर। भी उस टाइम, वो भी बहुत पुराना है, वो भी व्हाट्सएप के 3-4 साल बाद ही आ गया था शायद। तो अब वो उतनी अच्छी सर्विसेज मैनेज ही नहीं कर पाया। तो उसने सर्विसेज मेंटेन नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया, या मार्केटिंग अच्छी नहीं थी उसकी, जो भी था। उस वजह से क्या करा, यूजर ने उस पर जाना ही बंद कर दिया। अब बहुत रेयरली कोई यूज करता हो तो करता हो, अगर स्टिकर्स के लिए यूज कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं कर रहा उसे यूज। बट व्हाट्सएप अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिलेज कम है। जहां डिलेज ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोग उसको यूज करना बंद कर देते हैं। अभी जैसे एक व्हाट्सएप का अल्टरनेट आया था ना, इंडियन मेड कोई एक आई थी ऐप, उसमें डिलेज टेलीग्राम। इतने ज्यादा थे कि यूजर ने शुरू में तो गए, बाद में उसे डिलीट कर दिया, है ना। टेलीग्राम सर। Yes, sir. टेलीग्राम तो कम्प्लीटली इंडियन नहीं है। वो तो, उसमें इंडियंस पार्टी तो है, बट कंप्लीट इंडियन नहीं है वो। इंडियन तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी अभी पॉपुलर हुआ ही नहीं है ना। क्योंकि भाई, जब जब तक आप एक दो यूजर पे करते हो उसको टेस्ट, तब तक तो ठीक रहता है वो। जैसे ही नंबर ऑफ यूजर एकदम से बढ़ते हैं, अभी सिग्नल के साथ हुआ तो था, जब इलॉन मस्क ने बोला कि यूज सिग्नल, है ना। तो उसके बाद Yes, sir. एकदम से उस पे लोड आ गया था,
है ना, एकदम से इतने कस्टमर आ गए उस पे, मतलब एकदम से इतनी डाउनलोडिंग हुई उसकी कि उसकी जो टीम थी वो परेशान हो गई, वो संभाल ही नहीं पाई उतना उतना ज्यादा कंज्यूमर बेस। तो वो बेचारे नॉन स्टॉप 4-5 दिन तक इस चीज को हैंडल करने में लगे रहे बिना सोए। तो वही है, जब तक चीजें टेस्ट नहीं होती प्रॉपरली तब तक दिक्कतें आती हैं। अब जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ने शुरू में कम कंज्यूमर थे तो उसने उसकी सर्विसेज ऑर्डर एडवांस करी। जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ते गए वो उसको उसके अपडेट्स पे काम करता रहा और उसे और अच्छा करता रहे करने करने लगा। क्योंकि वो मार्केट में पहले भी आया था तो इसलिए उसको एडवांटेज भी मिला इस चीज का कि भाई उसको कंज्यूमर बेस ज्यादा मिला। तो इसलिए उसकी स्ट्रेटेजी काम कर गई कि भाई ज्यादा कंज्यूमर को हैंडल करने वाली जो स्ट्रेटेजी थी, उसके जो अपडेट्स थे उन्होंने उस हिसाब से करे कि भाई सब किसी को भी अनोइंग साउंड ना हुआ। हाँ, अगर ऐसा होता कि भाई तुमने मैसेज सेंड किया और वो मैसेज वहां घूमे जा रहा है और 2 मिनट बाद पहुंच रहा है, अगर ऐसा होता सीन, तो हो सकता था कि व्हाट्सएप के यूजर भी ना बनते, है ना। पर चूंकि उस समय उसने सर्विस अच्छी दी, लोगों को एक नया अल्टरनेट मिला मैसेजिंग सर्विसेज का, तो लोगों ने उसे यूज करना शुरू कर दिया। तो वही है, जो मार्केट में बेस्ट कर रहा होता है उसकी तरफ कंज्यूमर ऑटोमेटिकली जाता है। तो ऐसे ही जब आप अब किसी कस्टमर के लिए बनाओगे, अगर कस्टमर को अच्छा लगेगा तो ही वो आपके पास रखेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट। अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के किसी और कंपनी को दे देगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जी, है ना, आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें कई बार कस्टमर के हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। चलो वो तो खैर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो तो बात की बात है। बट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही होता है ना। हमें एक कंप्यूटर से काम लेना है, एक कंप्यूटर सिस्टम से काम लेना है। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम से काम लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई इंटरप्रेटर चाहिए। वो इंटरप्रेटर का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से क्या हो गया आपका, अगर हम अब बोलना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या हो गया, एक प्रोग्राम है या फिर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम इसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है ना। देखो डायग्राम में देखो, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है किस किस के बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, राइट। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, यस सर। है ना। और और दूसरा काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जितना भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का, वो सब भी उसे ही हैंडल करना है ना। यस सर। तो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन अपने आप से बनाना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज कि, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एन इज ए प्रोग्राम, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोल देते हैं क्योंकि सिंगल प्रोग्राम नहीं होता वो, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट act as an interface between किस किस के, यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर एंड कंप्यूटर। हमारे केस में हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड control the execution of all kind of programs। ठीक है, राइट। तो ये आपने, ये कहीं किताब में आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपने खुद बनाई है। किताब वाले तो बिल्कुल टेक्निकल टर्म लिखेंगे। तो आपने चीज को समझा, आपने उसको डेफिनेशन बना दी, तो ये डेफिनेशन करेक्ट है, करेक्ट मानी जाएगी, इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी, राइट। यस समझ, सर। है ना, समझ में आ रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और एडवांस करें, तो थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, और दूसरी तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं, इट इज ए सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस
hardware and control the allocation of resources and services such as memory, processors, device and information. राइट? ठीक है बच्चे? लिख सकते हैं इसे, इस चीज को? यस सर। ठीक है, तो इसे हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जिसका काम क्या है जी, हार्डवेयर को मैनेज करना और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं और सर्विसेज हैं उनको एलोकेशन और एलोकेशन करना, लाइक जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, डिवाइसेस हो गई, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंफॉर्मेशन नीडेड है, वो सारे प्रोग्राम, वो चीजें अवेलेबल करवाना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये कोई मैंने किताब से डेफिनेशन नहीं बनाई, ये कहाँ से बनाई हमने? जो हमने अभी ऊपर यहाँ पर देखा है ना, यहाँ से देखा। तो इसको इसको आप ऐसे समझो, ये क्या है? आपके कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज हैं जी, और हर एक यूजर को इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है अपना काम करने के लिए, है ना, और इन्हीं को मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट? तो इसको ऐसे यहाँ पे वो बना दो, मैनेजेस लिख दो, राइट? क्योंकि भाई अगर वो इन्हें मैनेज नहीं करेगा तो आपको अलोकेट और डीअलोकेट कैसे करेगा? मान लो अगर उसने आपको कोई काम करने के लिए 100 MB का स्पेस चाहिए और उसकी मेमोरी में 100 MB है ही नहीं, तो दे देगा क्या? आपको नहीं देगा ना। उसकी मेमोरी में 100 MB अवेलेबल ही नहीं है और आपको चाहिए अपना काम करने के लिए 100 MB का स्पेस, तो वो देगा नहीं। तो यानी कि वो ये चेक मार्क जो कर रहा है, वो ये चेक जो कर रहा है, वो इसका मतलब क्या हुआ? वो मैनेज कर रहा है रिसोर्सेज को। तो एक तरह से हम इसे बोला जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से जो सबसे बड़ा उसका काम होता है वो होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। और इस रिसोर्स मैनेजमेंट हेडिंग के अंदर सारे मैनेजमेंट आ जाते हैं। ये सारे मैनेजमेंट जितने भी ये लिखे हैं ना यहाँ पर, ये सारे मैनेजमेंट आ जाते हैं। सीपीयू मैनेजमेंट आ जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, है ना, यूजर मैनेजमेंट। उसके अलावा ये तो बेसिक्स हैं, ये तो उसने करने ही करने हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज वो आपको देता है ना। और सर्विसेज क्या हो सकती हैं उसकी? लाइक आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज देना, है ना। आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो आपकी फाइल्स से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज हैं वो प्रोवाइड करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट? ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ना। एरर 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 डिटेक्शन करना, उनको हैंडलिंग करना, कंट्रोल करना, ये सब करना। और जितने भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर हैं, आप सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे टास्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो रियल में हम अगर माने तो हम उतना नहीं चला रहे हैं रियल में। कंप्यूटर सिस्टम को कौन चला रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपको हार्डवेयर से काम कराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो हमें मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए ह्यूमंस ने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, और वो करने भी पड़े, मजबूरी है। नहीं करता तो भाई अपना अपना ही काम बढ़ाता। तो ये हम देखो, ये जो हम अब पहली बात ये सुनो, जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अगर ढंग से समझना है चीजों को तो पहला चीज, उन फंडामेंटल्स को आप कंपेयर ना करें आज के ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है? जो आप सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो वो हम तब की बात कर रहे हैं जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पुराने थे। ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, 50 साल पुराना सब्जेक्ट है ये। और ये सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, इससे गेट में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने इसको कंपैरिजन नहीं करा नए ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो
आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अगर कंपैरिजन करना शुरू कर दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हैं कि नहीं बुक में तो ये लिखा है और यहाँ पर ये ऐसा तो हो नहीं रहा। नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो रखे हैं, डेवलप्ड मोड में है वो एडवांस हो चुके हैं। वो जो भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व कर करके अब वो इतने एडवांस हो गए हैं कि अब जनरली उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही नहीं। कुछ चीजें आप इसमें पढ़ोगे बट वो रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम करता ही नहीं होगा, है ना। जैसे कि अब हम ये अभी हम सेकंड यूनिट में आएंगे तो डेडलॉक यूनिट, डेडलॉक पढ़ेंगे हम लोग। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। तो बट डेडलॉक को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट हम पढ़ेंगे जरूर उन्हें, वो हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज हम जरूर पढ़ेंगे, बट रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करता। तो वो सब चीजें आएंगे, सारे राज खुलेंगे अभी आगे जो हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही समझो, पहले जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ और समझते जाओ। मतलब पढ़ते क्या, आप समझो उसे, चीजों को समझ में आएगा तो आप थ्योरी तो खुद खुद बना लोगे। मेन चीजें समझना, ठीक है। और बुक 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 मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसको इसकी बुक आप ये वाली रेफर करना, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है बच्चे? Yes, sir. बुक का नाम दिख रहा है? अभी बड़ा करता हूँ रुको। ये लिखिए यहाँ पर, ये देख रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कंसेप्ट बाय गैल्विन, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो अगर नहीं मिल रही होगी तो फिर मैं भेज दूंगा आपको, है ना। मैं क्लास में शेयर कर दूंगा अगर नहीं मिलेगी तो। एक बार ढूंढ लेना, मिल जाएगी। ये बहुत, ये सबसे मोस्ट कॉमन बुक है आपकी और सभी इसी से पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बच्चे। नोट